पहली सुर्खी भी जी के मजबूत करेगी। सीजेआई एनवी रमन्ना ने आज भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है, जिन्हें आप जस्टिस यूयू ललित के नाम से भी जानते हैं। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने अपनी सिफारिशी पत्र को कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के हवाले किया। जस्टिस एनवी रमन्ना इसी अगस्त के महीने की 26 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें चीफ जस्टिस होंगे। एक दिन पहले यानी 3 अगस्त को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सीजेआई रमन्ना को पत्र लिखकर अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया था। ये पत्र 3 अगस्त को देर शाम सीजेआई के दफ्तर को मिला और आज जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश सामने आ गई। परंपरा के चलते अपने रिटायरमेंट से महीने भर पहले सीजेआई बंद लिफाफे में अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश कानून और न्याय मंत्रालय के रास्ते राष्ट्रपति को भेजते हैं। अमूमन सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता के मामले में नंबर 2 पर चल रहे जज का नाम ही बंद लिफाफे में होता है। महाराष्ट्र से आने वाले जस्टिस ललित का कार्यकाल 3 महीने से भी कम का होगा, क्योंकि वे 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट में ही सीनियर एडवोकेट हुआ करते थे। उनके पिता जस्टिस यूआर ललित एक वरिष्ठ वकील थे और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज भी बने। जज के रूप में कार्य करते हुए जस्टिस यूयू ललित कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा बने हैं। उदाहरण के लिए तत्काल 3 तलाक को यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताने वाला फैसला। इसके अलावा स्किन टू स्किन टच वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करना हो या केरल के ऐतिहासिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर फैसला, इसमें जस्टिस ललित की अहम भूमिका रही है। कानून और अदालत कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक अगर जस्टिस यूयू ललित चीफ जस्टिस ऑफिस इंडिया का कार्यभार संभालते हैं तो वे जस्टिस SM सीकरी के बाद दूसरे ऐसे सीजेआई बनेंगे जिन्हें सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। जस्टिस सीकरी जनवरी 1971 में 13वें सीजेआई बने थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। अमूमन हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति होती है, चीफ जस्टिस बनते हैं वो किसी और हाई कोर्ट के, और उसके बाद फिर वो केंद्र में आते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट में आते हैं जज बनकर, और फिर सीनियरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस। ये एक अमूमन परंपरा है, लेकिन अपवाद भी आपके सामने आ ही गए। अगली सुर्खी का रुख करते हैं। पात्रा चौल घोटाले के मामले में शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हिरासत की समय सीमा खत्म होने के बाद आज राउत को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। पेशी के बाद अदालत ने उन्हें 5 दिन और ईडी की कस्टडी में भेजने का निर्णय लिया है। अब राउत को 8 अगस्त तक इस कस्टडी में रहना होगा। इससे पहले ईडी ने 31 जुलाई को आधी रात के समय संजय राउत को उनके घर से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और अगले दिन यानी 1 अगस्त को उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था और 8 दिनों की कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी को 3 दिन की कस्टडी तब दी थी। पात्रा चौल मामले में ही अब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी द्वारा समन भेजा गया है। इस बात की जांच करना चाहता है ये केंद्रीय जांच एजेंसी का दल कि क्या पात्रा चौल घोटाले से अर्जित धन से वर्षा राउत ने कोई संपत्ति खरीदी या नहीं खरीदी। तीसरी सुर्खी वाराणसी से है। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी के पूजन के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए टल गई है। ये सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में होनी थी। सुनवाई से पहले अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर और समय देने की मांग की थी। प्रार्थना पत्र में कमेटी ने उनके वकील अभयनाथ यादव के निधन के बारे में बताया। इनकी मृत्यु इसी हफ्ते की शुरुआत में हार्ट अटैक के चलते हुई थी। इन्हीं अभयनाथ यादव को कोर्ट में मस्जिद पक्ष की तरफ से जवाबी बहस करनी थी। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी में कई दौर की सुनवाई हो चुकी है। हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलों में कहा कि ज्ञानवापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि 1991 से पहले इस जगह पर पूजा पाठ होता रहा, जबकि मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी परिसर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है। अगली सुर्खी का रुख करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई जो होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया। ये याचिका झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ लगाई गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने सोरेन और उनके करीबियों से जुड़ी हुई शेल कंपनियों से संबंधित याचिकाओं को सुनने लायक माना था।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने 12 अगस्त तक मामले को स्थगित कर दिया। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खराब तबीयत के चलते अदालत से समय मांगा था और अदालत ने तब सुनवाई 4 अगस्त यानी आज की तारीख के लिए मुकर्रर की थी। इससे पहले 3 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ 2 जनहित याचिकाएं स्वीकार की थी और अपने 79 पेज के फैसले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलीलों को खारिज कर दिया था। झारखंड हाईकोर्ट में शिव शंकर शर्मा की तरफ से याचिका दायर की गई है। आरोप है कि सीएम सोरेन के भाई बसंत सोरेन के करीबियों ने शेल कंपनी यानी ऐसी फर्जी कंपनियां जिनका इस्तेमाल धन को अवैध रूप से जमा करने, निकासी, हस्तांतरण आदि के लिए होता है, तो ऐसी शेल कंपनियां बनाई और इसमें अपनी अवैध कमाई को निवेश किया, इन्वेस्ट किया। इसके अलावा आरोप है कि हेमंत सोरेन के खनन मंत्री रहते हुए माइनिंग लीज भी आवंटित की गई, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है। इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के 3 जून 2022 के फैसले को चुनौती दी थी। अगली सुर्खी, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। आज ईडी ने यंग इंडिया दफ्तर का ताला खोला और जांच शुरू की। इस दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी यंग इंडिया के दफ्तर पहुंचे थे और उनकी मौजूदगी में ही जांच शुरू हुई। जांच से पहले ईडी ने दोपहर करीब 12:30 बजे खड़गे को तलब किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जांच के दौरान ईडी को हेराल्ड से जुड़ी कंपनियों और थर्ड पार्टी के बीच में हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं। कहा जा रहा है कि ईडी के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो मुंबई और कोलकाता में हवाला लेन देन को दिखाते हैं। ये सूत्रों के हवाले से है। दावा है कि अब ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयानों की नए सिरे से जांच करेगी। कांग्रेस नेताओं की तरफ से ईडी की कार्रवाई का विरोध भी हुआ और जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि जब संसद का सत्र चल रहा है तब ईडी ने राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मन भेजा। वे दोपहर लगभग 12:20 पर संसद से निकले और ईडी के समक्ष पेश हुए। मोदी शाही का स्तर हर दिन नीचे गिरता जा रहा है। राहुल गांधी से जब ईडी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो कहा वो भी आप सुन लीजिए। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। ईडी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ऑटोनॉमस बॉडी का दुरुपयोग हो रहा है, विरोधी दलों को दबाने के लिए सरकार की ओर से हर कोशिश की जा रही है। इस पर सत्ता पक्ष के लिए कि जो लोग थे उन्होंने आपत्ति जताई तो खड़गे ने चिल्लाकर कहा यू रिप्लाई। इतना ही नहीं, खड़गे ने यह भी कहा मुझे संसद सत्र के दौरान ईडी का समन आता है कि आप जल्दी आइए, मुझे 12:30 बजे जाना है क्योंकि कानून के तहत मैं इसे अवॉइड नहीं करना चाहता। इस वक्त ईडी द्वारा बुलाया जाना क्या यह उचित है? दूसरी चीज, संसद चलते वक्त भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के घर को, राहुल गांधी के घर को दिल्ली पुलिस के 500 लोगों ने घेरा हुआ है। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो क्या डेमोक्रेसी जीवित बचेगी? इस पर नेता सदन पीयूष गोयल ने खड़गे के आरोपों पर जवाब दिया कि इसमें सरकार किसी भी तरह से कानून व्यवस्था में दखल नहीं देती है। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी सरकार के वक्त ऐसा होता रहा हो। बता दें कि संसद के मानसून सत्र के 14वें दिन दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच राज्यसभा से कुटुंब न्यायालय संशोधन बिल 2022 पास कर दिया गया। इसके साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया।